नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 17 है। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण की विधियाँ। ये क्लासेस CTET के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही UTET, UPTET और सभी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए और सभी स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण की विधियां। शिक्षण की विधियां मुख्यतः हम अपने टीचिंग एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से 4 विधियों को पढ़ेंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो पढ़ाने के तरीके कई प्रकार के होते हैं। क्लास वाइज बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप, ठीक है, अलग अलग टीचिंग की जाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे किसी सब्जेक्ट में व्याख्यान विधि द्वारा, किसी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट द्वारा सिखाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार की टीचिंग मेथड्स होते हैं। 4 प्रमुख टीचिंग मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे इस आज की क्लास में, जिसमें कि पहला टीचिंग मेथड है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। ठीक है, इसको हम देखेंगे। पहले हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडक्टिव मेथड किसने दिया था? बाय फ्रांसिस बेकन। ठीक है, ये वाला मेथड दिया था फ्रांसिस बेकन ने। ठीक है, ये टीचिंग मेथड किस क्लासेस के लिए यूजफुल है? तो ये है प्राइमरी क्लासेस के लिए, यूजफुल फॉर प्राइमरी क्लासेस। मैंने अभी बताया था आपको कि अलग अलग क्लासेस बच्चों के मानसिक स्तर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो इंडक्टिव मेथड प्राइमरी क्लासेस के लिए उपयोगी होता है। प्राइमरी क्लासेस आपको पता है 1 to 5th क्लास। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं याद रखने के कि कौन सी विधि इंडक्टिव है। इसको कैसे आप याद रखेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें हम 4 फॉर्मूले देंगे, 4 फॉर्मूले देखेंगे, उससे आप समझ जाओगे कि इंडक्टिव मेथड आखिर होता क्या है। पहला होता है, इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। ठीक है, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ इस टीचिंग मेथड में चलते हैं। उदाहरण से नियम। तो अभी हमने देखा कि ये प्राइमरी क्लासेस के लिए उपयोगी है। तो छोटे बच्चों को हम पहले कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, उससे पहले हम उनको कुछ उदाहरण देंगे। उदाहरण 2 कारणों से देंगे। एक तो वो जिससे वो रिलेट कर पाए, दूसरा उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो। एक कहानी की तरह, एक उदाहरण की तरह हम उन्हें बता रहे हैं। पहले हम किसी चीज़ का उनको उदाहरण देंगे और फिर हम उसका नियम बता देंगे कि ऐसा इसलिए होता है। तो जैसे हम उनको पढ़ा रहे होंगे ग्रेविटेशन, तो हम उनको पहले उदाहरण देंगे कि ये बॉल हमने यहाँ पे छोड़ी और ये नीचे गिर गई। ऐसे हम उनको 2-4 उदाहरण दे के बताएंगे कि आप जब पेड़ से फल गिरता है तो वो नीचे गिर जाता है। इससे उनमें क्या होगी, एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक इंटरेस्ट बना रहेगा बच्चों का। और उसके बाद हम उनको बताएंगे कि ऐसा ग्रेविटेशन के कारण होता है। तो पहले ही हम जाके उनको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम उनको उदाहरण देंगे कि ये बॉल यहाँ से नीचे पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, और
देन उसके बाद हम उनको बताएंगे रूल कि ऐसा होता है ग्रेविटेशन के कारण। अगर हम पहले उनको रूल बताएं, उदाहरण बाद में बताएं, तो इससे उनका इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, कहानी में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उदाहरणों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो पहले हम उनको उदाहरण देंगे, उसके बाद हम उनको उसका रूल बताएंगे, नियम बताएंगे। तो ये सब किया जाता है इंडक्टिव मेथड में, यानी आगमन विधि में। ठीक है। दूसरा है इसमें नोन टू अननोन, चलते हैं हम। नोन टू अननोन। नोन टू अननोन से क्या मतलब हुआ कि पहले हम उनको ज्ञात चीज़ें बताएंगे। कुछ भी चीज़ पढ़ाने से पहले हम उनको ज्ञात चीज़ें बताएंगे जिनको वो जानते हैं, और उसके बाद हम उनको उस चीज़ को बताएंगे जिसको वो नहीं जानते हैं, जिसको हमें उन्हें नवीन ज्ञान जो हमने उन्हें देना है। तीसरा फॉर्मूला इसमें आएगा, थर्ड फॉर्मूला इसमें आएगा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए होता है, तो इसमें हम बच्चों को पहले कॉन्क्रीट चीज़ बताएंगे, पहले मूर्त चीज़ बताएंगे, जो चीज़ साक्षात होती है, और फिर उनको हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ ले जाएंगे, यानी कि उसके बाद हम उनको अमूर्त चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि ग्रेविटेशन वाले में हमने देखा कि पहले इसमें बॉल क्या है, ये है मूर्त चीज़। उसके बाद हम उनको रूल बता रहे हैं और उनको हम माइंड के अंदर हाई ऑर्डर थिंकिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अमूर्त चीज़ जो साक्षात नहीं है पर हमारे माइंड में है। ठीक है। चौथा फॉर्मूला इसमें आएगा स्पेसिफिक टू जनरल की ओर चलते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, ये चारों फॉर्मूले हम चारों मेथड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपको ये भी ध्यान रहेंगी। तो आप इनको चारों फॉर्मूलों को बिल्कुल महत्वपूर्ण मानकर लिख लीजिए। ये डायरेक्ट पेपर में आते हैं और इसी से ही आप अपने प्रश्न हल कर पाएंगे, इसी से ही आप समझ पाएंगे। स्पेसिफिक टू जनरल से मतलब है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो स्पेसिफिक का मतलब है किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया, उसके बाद जनरल थिंग की ओर आ गए। जैसे इसमें ये घटना, बॉल गिरी, स्पेसिफिक वही बॉल हमने दिखाई, वही बॉल नीचे गिरी, ये एक स्पेसिफिक है, विशिष्ट चीज है। इससे हम जा रहे हैं जनरल रूल। ये रूल क्या होते हैं, हमेशा जनरल होते हैं, जो भी नियम कानून होते हैं वो सबके लिए लागू होते हैं, वो सामान्य होते हैं। ठीक है, एक बड़े समूह पे लागू होते हैं, तो इनको हम यूनिवर्सल भी मान सकते हैं एक तरह से। तो इसमें स्पेसिफिक चीज़ क्या थी, बॉल गिरने की घटना। स्पेशल वही वाली बॉल हमने गिरा के बताई जो हमारे पास थे उस टाइम, तो ये स्पेसिफिक है कि स्पेशल इसी बॉल को हमने गिराया। उसके बाद हम उनको रूल बताया ग्रेविटेशन का कि जो कि जनरल है, सामान्य नियम है, सब पे लागू होता है, यूनिवर्सल हम इसको कह सकते हैं। इसमें हम आगे देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि हम इसमें चलते हैं एग्जाम्पल टू रूल की तरफ। ठीक है, मैं एक यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, इसमें मैं लिख लेता हूँ रूल, एक बाहर से ले लेता हूँ। तो आगमन विधि को याद रखने के लिए आपने इतना ध्यान रखना है। इधर ये बाहर हो गया, ई से मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल से हम चल रहे हैं रूल की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, ये है आपका इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल टू रूल। इस तरह से आप इसको याद रखिए। इसमें अन्य चीज़ें हम देखेंगे।
इसको यानी कि इंडक्टिव मेथड को कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी कि अभिसारी चिंतन। आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी ये चीज पढ़ी होगी कि एक कन्वर्जेंट लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन। अभिसारी से मतलब है कि ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज यहाँ से देखिए आप, कन्वर्ज कर रहा है यानी कि एक चीज की तरफ ला रहा है। देखिए ये देखिए इस वाले फिगर को आप याद रखिए, यहाँ से आ रहा है एक चीज की तरफ ला रहा है, छोटा कर रहा है, छोटी चीज की तरफ ले जा रहा है। ये चीज हो गई अभिसारी चिंतन, यानी कि सिकोड़ रहा है, सिकोड़ रहा है, तो ये अभिसारी चिंतन हो गया। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें देखेंगे विद इन द बॉक्स थिंकिंग है ये। ठीक है, हम उनको एक लिमिट में सोचने के लिए क्या कर रहे हैं, विद इन द बॉक्स थिंकिंग। हम उनको एक लिमिट से, ये लिमिटेशन है, रूल क्या है, लिमिटेशन ये तो होती है, रूल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है, तो हम उसको उसी दायरे में क्या विद इन द बॉक्स थिंकिंग, उसी दायरे में हम उसको क्या कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें नई क्रिएटिविटी उसमें नहीं आ पाएगी क्योंकि रूल तो जनरल होते हैं, वो रूल मानने वाला व्यक्ति ठीक है एक दायरे में ही तो लिमिटेशन में रह जाएगा। तो विद इन द बॉक्स थिंकिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वन सॉल्यूशन दिया जा रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, एक ही तो, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल का एक नियम, एक सॉल्यूशन है भाई, किसी नियम के अकॉर्डिंग सब होगा। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है, इसमें कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि बॉल गिरी तो हमने जो भी सारी चीज़ें गिरी उनका एक सॉल्यूशन दिया ग्रेविटेशन, एक कंक्लूजन दिया कि सब चीज़ें गिर रही हैं ग्रेविटेशन के कारण गिर रही हैं। ठीक है, कंक्लूजन इसमें दिया जाता है। तो आप इंडक्टिव मेथड को समझ चुके होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो इंटेलिजेंट जो होते हैं स्टूडेंट उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि सारे रीजनिंग सारी मैथ क्या होती है, एक रूल के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, रीजनिंग इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड इंटेलिजेंट जिनमें ज़्यादा होती है, वे बच्चे इस तरह की उनको शिक्षण विधियाँ उनके लिए क्या रहती हैं, ज़्यादा उपयोगी रहती हैं। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में कन्वर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है और उनके लिए ये टीचिंग मेथड बेस्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड यानी कि डिडक्टिव मेथड, निगनात्मक विधि की तरफ। ठीक है, ये वाला जो मेथड होता है ये यूजफुल है, यूजफुल फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए। ठीक है, अपर प्राइमरी क्लासेस क्या होती हैं, 6 to 8, कक्षा 6 से 8वीं तक की क्लासेस को हम कहते हैं अपर प्राइमरी क्लासेस, 6 to 8। जैसे हमने पहले वाले विधि में 4 फॉर्मूले दिए थे कि उसको उस विधि को समझने के लिए, वैसे ही हम निगनात्मक विधि को समझने के लिए भी 4 फॉर्मूले देंगे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि निगनात्मक यानी कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, अच्छा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में आपको कभी कंफ्यूजन होगा तो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि डिडक्टिव मेथड यानी कि निगनात्मक, डिडक्टिव को कहते हैं निगनात्मक, निगनात्मक में शुरू में है नी, तो आपने इसको याद रखना है कि नियम से उदाहरण। ठीक है, और इसका उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड यानी कि उदाहरण से, जो पहले वाला हमने देखा था उदाहरण से नियम जा रहा था। तो बस आपने इसको याद रखना है कि डिडक्टिव का मतलब निगनात्मक और निगनात्मक मतलब नियम, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, निगनात्मक, निगनात्मक नियम से उदाहरण। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट याद आपको हमेशा रहेंगे कि डिडक्टिव मतलब निगनात्मक,
नियम से उदाहरण। एक बार आप रिपीट करिए मेरे साथ। डिडक्टिव मतलब निम्नात्मक, नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, निम्नात्मक, निम्नात्मक, नियम से उदाहरण। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन आपकी हो चुकी है दूर। एक ही आपने याद रखना है, दूसरा उसका उल्टा कर देना है। तो इसमें चलते हैं नियम से उदाहरण, निम्नात्मक, नियम से उदाहरण, निम्नात्मक, नियम से उदाहरण। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण, निम्नात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड यानी कि निम्नात्मक विधि, नियम से उदाहरण। ठीक है, तो इसमें पहले हम बता देंगे कि कोई रूल होगा जैसे ग्रेविटेशन वाला, कि ग्रेविटेशन ये चीज होती है, और उसके बाद हम उनको उदाहरण देंगे कि देखो बॉल गिरी, सेब गिरा, ये सब चीजें गिरी। ठीक है, दूसरा इसमें आता है अननोन टू चीज। अननोन चीज क्या है? जो रूल्स होते हैं वो अननोन होते हैं, शुरू में सबको पता नहीं होते, हमको पता नहीं होते, तो उनको पहले रूल बताए जाते हैं कि ये नियम है, उसके बाद उनको उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण को सब जानते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉल गिरी तो बॉल को उनके आसपास की वातावरण से ली गई चीज है, तो बॉल को बच्चे जानते हैं, सेब को जानते हैं। ठीक है, उदाहरणों को जानते हैं, रूल्स को नहीं जानते हैं। ठीक है, इसीलिए तो स्कूल आ रहे हैं उन्हीं चीज को सीखने के लिए। तो इसमें पहले अननोन चीज बताई जाती है, फिर उसके बाद नोन चीज उनको बताई जाती है। इसमें चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इसमें पहले अमूर्त चीज बताई जाती है, ठीक है, उसके बाद बताया जाता है कॉन्क्रीट चीज यानी कि एग्जाम्पल। ठीक है, मूर्त चीज बाद में बताई जाती है। तो मूर्त अमूर्त ये मैंने पहले वाली विधि में आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा इसको बताने की जरूरत है नहीं। इसमें चलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। ठीक है, जनरल का मतलब है कि सामान्य चीज जो सबके लिए लागू है, सबके लिए है। स्पेसिफिक चीज मतलब विशिष्ट किसी के लिए है। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दे दिया, माना हमने कोई ऐसी चीज का उदाहरण दे दिया जो सिर्फ पहाड़ों में पाई जाती है या जो सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मैदान वाले बच्चे ही उसको समझ पाएंगे, पहाड़ वाले बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक चीज है, विशिष्ट चीज है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम कह रहे हैं। रूल्स जो होते हैं वो मैदान के लिए हो, पहाड़ के लिए हो, सेम रहेंगे। तो ये होते हैं जनरल थिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम चलते हैं नियम टू एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे था अंदर रूल, एक रूल दे दिया, उसके बाद हम उससे चलते हैं बाहर की तरफ उदाहरण ढूंढने। तो इसमें एक तरह से क्रिएटिविटी आ रही है, हम बाहर की ओर जा रहे हैं। अब हम उदाहरण ढूंढेंगे, उसके अन्य अनुप्रयोग ढूंढेंगे। तो ठीक है, पहले वाले का फिगर अंदर की तरफ जा रहा था, इसमें फिगर बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको क्या कहेंगे? डिडक्टिव मेथड को, निम्नात्मक विधि को कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी चिंतन, फैला रहा है चीजों को। ठीक है, और पहले वाले में हमने देखा था कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले जिनकी आईक्यू ज़्यादा होता है, यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट में ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो सेम वैसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिव बच्चों में ज़्यादा होती है। जो क्रिएटिव तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें इस तरह की थिंकिंग ज़्यादा होती है और इस तरह के मेथड उनके लिए ज़्यादा बढ़िया होते हैं। जैसे उनको हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ बता दी कि इस तरह से कविताएं बनाई जाती हैं, और वो नई नई कविताएं गढ़ेंगे। ये बाहर की तरफ फैल रहा है ना फिगर, तो ये है अपसारी चिंतन, यानी कि फैला दे रहा है। ठीक है, इसमें होती है आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी कि उस पहले वाला फिगर हम देखा था अंदर की तरफ जा रहा था, ये वाला फिगर जा रहा है बाहर की ओर। एक रूल बता दिया, उसके बाद ये अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें गढ़ेंगे। किसी ने कविता गढ़ दी, किसी ने कहानी गढ़ दी, किसी ने कोई आविष्कार कर दिया। ठीक है, एक रूल बता दिया हमने कि मोटर ऐसे घूमती है, ये मोटर का नियम है। अब उसने मोटर से नए नए आविष्कार कर दिए, तो ये क्रिएटिव है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज़ है और इसके हम क्या दे रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं कि ये भी इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम माना ये है तो इसकी एक सॉल्यूशन ये दे दिया। कोई बच्चा एक और सॉल्यूशन ढूंढ के ला गया, कोई एक और ला गया।
ठीक है, किसी ने कुछ आविष्कार कर दिया, तो ये है बाहर की तरफ। तो इसमें आएंगे मैनी सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जितने तरह के बच्चे उतने तरह के सॉल्यूशन लेके आएंगे, जितने ब्रेन उतने सॉल्यूशन ला सकता है। तो मैनी सॉल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम, एक सिंगल समस्या के कई सारे क्या निकल के आ जाएंगे, सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे। इसमें होगी बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे मेथड की तरफ, एनालिटिकल मेथड, यानी कि विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, इसमें चाहिए होता है डीप नॉलेज। इसमें हम जाते हैं डीप नॉलेज की तरफ, ठीक है। डीप नॉलेज, इससे हमको मिलता है चीज़ों का। इस विधि से हम बढ़ते हैं डीप नॉलेज की तरफ, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूले हम देखेंगे। इसको समझने का, याद रखने का फॉर्मूला, तो इसमें पहला फॉर्मूला है कि हम इसमें चलते हैं होल टू पार्ट की तरफ, ठीक है। पहले हम पूरी चीज़ को समझते हैं, उसके बाद हम जाते हैं पार्ट की तरफ, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि बॉडी के बारे में, ठीक है, मोटी मोटी चीज़ हमने देखी अपनी बॉडी के बारे में। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में बढ़ते जाते हैं और या हम पीएचडी की ओर जा रहे हैं, तो शुरू में हमने साइंस में सारी बॉडी पार्ट देखे, पूरी बॉडी के बारे में हमने जाना थोड़ा थोड़ा। उसके बाद और बड़ी क्लास में गए, हमने और स्पेसिफिक नॉलेज गेन किया। उसके बाद हमने 9th-10th में अपना एक विशेष सब्जेक्ट, एक स्ट्रीम चुनी, पीसीएम में गए तो पीसीएम चुन ली। अब आगे जाके हम बीएससी में गए, फिर एमएससी में हमने सिर्फ उसमें से एक सब्जेक्ट चुना, जैसे हमने फिजिक्स चुन लिया। अब हम पीएचडी करने गए तो हमने और स्पेसिफिक उसका एक टॉपिक चुन लिया। तो इसमें हम जा रहे हैं पूर्ण से अंश की ओर और गेन कर रहे हैं हम डीप नॉलेज, ठीक है। और दूसरा आएगा इसमें नियम, इसमें भी हम जाते हैं अननोन टू नोन की तरफ। अननोन से नोन की तरफ हम इसमें जा रहे हैं, ठीक है। बाद हमारा अगला मेथड आता है सिंथेसिस मेथड। इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं याद रखने के और इसको समझने के। तो 3 आप देख चुके हैं, तो चौथा आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। इसमें हम चलते हैं पार्ट टू होल, ठीक है। पहले हम इसमें किसी एक छोटे पार्ट को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसके और चीज़ों को भी जानना शुरू करते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम इसमें आया गया कि नोन टू अननोन। नोन टू अननोन, जिन चीज़ों को हम जानते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अन्य चीज़ों की तरफ जाते हैं। जैसे कि आपने माना हमेशा साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट नहीं पढ़े, और कोई वीडियो आपने यूट्यूब पे देख लिया, माना साइकोलॉजी का या किसी भी सब्जेक्ट का, समाज, जैसे आपने सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक देख लिया यूट्यूब पे और आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया। वो एक छोटा सा पार्ट आपने देखा था, आपको उसमें इंटरेस्ट आया और अब आपने क्या किया, पूरी किताब पढ़ दी, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब पार्ट टू होल की तरफ आप जा रहे हैं, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड इसको कहते हैं। नॉन चीज़, अब वो टॉपिक आपसे रिलेटेड ही आया होगा यूट्यूब पे या कहीं भी आपने कोई किताब में या कहीं सुन लिया, एक उस चीज़ की तरफ जिससे आप रिलेट करते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, उसके बारे में आपने थोड़ा और पढ़ लिया। अब आपको उसको इंटरेस्ट आ गया और ऐसा सब्जेक्ट जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं था, आपने उसको पूरा पढ़ डाला। तो नोन टू अननोन की तरफ आप जा रहे हैं। जैसे कि इस एज में आप हैं, इसमें आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ चीज़ें देखी और अब आप उन चीज़ों के बारे में और देखने लग गए, या आपने कोई स्किल के बारे में देखा, थोड़ा सा आपको पता था, थोड़ा सा आपने देखा, अब आपको इंटरेस्ट आया और आप उसको और जानने समझने, बार बार उन चीज़ों को आप खोज के देख रहे हैं, अननोन की तरफ जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं सिंथेसिस मेथड। और जैसे कि आपको इसमें पता ही है कि इसमें एज ग्रुप ब्रॉड लोग ही इस तरह की गतिविधियाँ कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक देखा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिए। तो एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स में सबसे पहले हमने देखा था इंडक्टिव मेथड, ठीक है।
इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि, ये दिया था फ्रांसीसी बेकन ने। यूज़फुल है प्राइमरी क्लासेस के लिए। 4 फॉर्मूले हमने से पढ़े थे, इसको समझने के लिए, याद रखने के लिए कि इंडक्टिव मेथड। अच्छा, आपको याद कैसे रखना है, इसमें आपको याद रखना है डिडक्टिव मेथड से, ठीक है। दूसरा वाला जो था डिडक्टिव मेथड को कहते हैं निगनात्मक। डिडक्टिव मेथड निगनात्मक विधि नियम से उदाहरण। डिडक्टिव मेथड निगनात्मक विधि नियम से उदाहरण। नहीं आ रहा है ना, तो निगनात्मक नियम से उदाहरण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो आगमन विधि का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आगमन विधि में हमने 4 एग्जाम्पल देखे थे कि 4 फॉर्मूले देखे थे कि एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलता है, नोन टू अननोन चलता है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलता है और स्पेसिफिक टू जनरल चलता है। इसको हमने विद इन द बॉक्स थिंकिंग कहा था कि सारे एग्जाम्पल से हम उसको रूल की तरफ ले जा रहे हैं, एक लिमिटेशन में उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को हम एक लिमिटेशन की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ एक सिंगल कंक्लूजन दिया जा रहा है। तो ये क्या है, एक लॉजिकल थिंकिंग जिसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट में ये ज़्यादा होती है, इसको हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहा था, यानी कि अभिसारी चिंतन भी कहा था। उसके बाद डिडक्टिव मेथड यानी कि निगनात्मक विधि नियम से उदाहरण, निगनात्मक नियम से उदाहरण। यूजफुल फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस 6 to 8 की क्लासेस के लिए उपयोगी रहेगा। इसमें 4 फॉर्मूले थे, रूल टू नियम, निगनात्मक डिडक्टिव मेथड, निगनात्मक विधि नियम से उदाहरण। इसको आप याद कर लीजिए, निगनात्मक विधि नियम से उदाहरण। हम अननोन से नोन की तरफ चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट यानी कि अमूर्त चीज़ों से मूर्त चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। जनरल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जनरल, उदाहरण होते हैं स्पेसिफिक। इसमें हम करते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। इसमें हम करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मैनी सॉल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम, एक सिंगल प्रॉब्लम, एक रूल के लिए हम बहुत सारी क्रिएटिविटी लगाकर, जितने ब्रेन उतनी क्रिएटिविटी लगाकर अलग अलग चीज़ें खोजते हैं। इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, अपसारी चिंतन, क्योंकि ये फैला रहा है चीज़ों को, तो फैला रहा है, नई चीज़ें ढूंढ रहा है, क्रिएटिव माइंड होगा तो क्रिएटिव चाइल्ड में इस तरह की थिंकिंग होती है। अगला था एनालिटिकल मेथड। डीप नॉलेज इसमें मिलती है क्योंकि हम इसमें होल टू पार्ट चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। पहले हमने पूरे फूल के बारे में जाना, फिर हमने पंखुड़ियाँ तोड़ी और उसके छोटे छोटे पार्ट में हम जाते रहे, या जूमिंग करके हम तत्व से गए भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद अप क्वार्ट, डाउन क्वार्ट। तो इसमें डीप नॉलेज सीकिंग होती है। अननोन से नोन की तरफ इसमें हम बढ़ रहे हैं, एनालिटिकल मेथड है। उसके बाद आता है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में क्या होता है कि पार्ट टू होल चलते हैं हम और नोन टू अननोन चलते हैं। तो ये आज का हमारी क्लास थी। टीचिंग मेथड, 4 टीचिंग मेथड ये इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आते हैं, सीटीटी एग्ज़ाम में तो ये आएगा ही आएगा। आप इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में, जुड़े रहिए आप हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।